प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करूंगा जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। शॉर्ट में इसको PCOS कहते हैं। यह रोग महिलाओं में पाया जाता है जिनमें थोड़ा सा उनमें बच्चा पैदा करने की अक्षमता के ऊपर काफ़ी असर होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं इस रोग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस रोग से निजात कैसे पाया जाए। जी डॉक्टर साहब, इस रोग का कारण क्या है? इस रोग का कोई सिंगल कारण नहीं है। अनेक रोगों के योगदान की वजह से ये रोग होता है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज्यादा मुख्य तौर पर पाया जाता है। जी डॉक्टर, इस रोग की पुष्टि कैसे होती है? इस रोग की पुष्टि के लिए कोई सिंगल टेस्ट नहीं है। इस रोग को डायग्नोज करने के लिए 3 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। जी डॉक्टर, इन क्राइटेरिया में ये 2 क्राइटेरिया मुख्य तौर पर डिफेक्टिव होने चाहिए। यदि एक क्राइटेरिया में नुक्स है या डिफेक्ट है तो हम उसको PCOS नहीं कहेंगे। यदि 2 क्राइटेरिया में यदि डिफेक्ट पाया जाता है तो हम उसको PCOS कहेंगे। जैसे पहला क्राइटेरिया है मासिक धर्म में इरेगुलरिटी। यह इरेगुलरिटी महिलाओं में भिन्न भिन्न तरह की देखने को मिलती है। जैसे कुछ महिलाओं में हर महीने मासिक धर्म आता तो है लेकिन 1 या 2 दिन के लिए आके रह जाता है। तो कुछ महिलाओं में यह मासिक धर्म 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पे आता है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर कई महीनों तक मासिक धर्म नहीं आता। ये जो मासिक धर्म की इरेगुलरिटी है ये केवल PCOS में नहीं पाई जाती। ये कुछ अन्य रोग हैं या अन्य कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये मासिक धर्म की इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। जैसे एनीमिया, थायराइड, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो केवल मासिक धर्म की इरेगुलरिटी के आधार पर हम PCOS नहीं कह सकते जब तक कि दूसरे 2 अन्य क्राइटेरिया हैं उनके अंदर कोई डिफेक्ट न पाया जाए। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया है हार्मोन से जो संबंधित रखता है। अब महिला में हम एक टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन नामक एक हार्मोन है उसकी हम जांच करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा अन्य हार्मोन हैं जैसे LH, FSH, DHEAS, 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, TSH, इन हार्मोन की भी जांच की जाती है। मुख्य तौर पर जो नॉर्मल महिला होती है उसके अंदर FSH काफी मात्रा में होता है जबकि LH कम होता है। जी डॉक्टर, लेकिन जो PCOS के पेशेंट हैं उनके अंदर LH की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी कई टेस्ट करते हैं लेकिन मुख्य हार्मोन यही टेस्ट किए जाते हैं। खून की जांच कब करवानी चाहिए डॉक्टर साहब? खून की जांच के लिए मासिक धर्म के दूसरे से चौथे दिनों में करवानी चाहिए। मॉर्निंग सैंपल ज्यादा उपयुक्त है। तीसरे क्राइटेरिया में मरीज की अल्ट्रासाउंड द्वारा ओवरीज की जांच करवाई जाती है। यदि दोनों में से एक ओवरी का साइज भी 10 cc वॉल्यूम से ज़्यादा है तभी हम कहेंगे कि PCOS को मद्देनज़र रखते हुए मरीज की ओवरी का साइज ज़्यादा है और यह ऐसा PCOS में होता है। इस प्रकार इन तीनों क्राइटेरिया में यदि 2 क्राइटेरिया में डिफेक्ट है तभी हम कहेंगे कि इस मरीज को PCOS है। मासिक धर्म में इरेगुलरिटी के अलावा और कौन कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से मरीज डॉक्टर के पास जाता है? और भी अन्य लक्षण है जैसे कई महिलाओं में वेट बहुत ज्यादा है, उनकी गर्दन काली हो गई है, काफी थिक हो गई है। इसको हम एकम्फोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। और मेल हार्मोन की अधिकता की वजह से पेशेंट्स में चेहरे पर बाल आ जाते हैं, एक्नी हो जाती है, उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट के पास इन 3 मुख्य जो शिकायतें हैं इनकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है। अच्छा, इन महिलाओं में डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है,
हार्ट डिजीज है, इनकी संभावना भी अधिक रहती है। जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास अधिकतर मरीज इनफर्टिलिटी को लेकर के जाता है। क्या डॉक्टर साहब सभी मरीजों को मोटापा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर नॉर्मल बॉडी वेट होता है, फिर भी उनको पीसीओएस होता है। ये तो सब क्राइटेरिया पर निर्भर करता है। जी डॉक्टर साहब, इस रोग के इलाज कैसे किया जाता है? इस रोग के इलाज में पहला और मुख्य कदम है मरीज के लाइफस्टाइल को चेंज करना। लाइफस्टाइल के अंदर उसको हर रोज नियमित रूप से 25 से 30 मिनट तक रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताकि उसका वजन में कमी आ सके, वजन कंट्रोल में आ सके। उसको मोबाइल और टीवी पर कम से कम टाइम व्यतीत करना चाहिए। यदि जिस मरीज को ज्यादा वजन है, यदि वह मरीज 15% अपना वजन कम कर लेता है, तो निश्चित तौर पर 75% मरीजों में उसका मासिक धर्म रेगुलर हो जाता है और उसमें इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब। और इसके अलावा वजन कम करने से उसकी शुगर भी कंट्रोल में रहती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, हार्ट डिजीज भी नहीं होगी। जो लाइफस्टाइल है, इसके अलावा हम डाइट के बारे में मरीज को बहुत सलाह देते हैं, जैसे घी, मैदा और शुगर, इनसे बनी हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्राइड फूड्स और ये जो आपके फास्ट फूड हैं जो मिलते हैं बाजार में, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनमें ट्रांस फैट्स होते हैं, जिन ट्रांस फैट्स की वजह से मरीज में हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मरीज को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए। विशेष तौर पर इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धो के इस्तेमाल करें, क्योंकि इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का हुआ होता है और पेस्टिसाइड्स के अंदर जीनोएस्ट्रोजेंस नामक एक केमिकल होता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। और इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि घरों में जो ओवन होता है उसके अंदर प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि प्लास्टिक से जीनोएस्ट्रोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यदि पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करने से और डाइट कंट्रोल करने से, डाइट में चेंज करने से यदि इसको नहीं फायदा होता है या नहीं कंट्रोल में होता है, तो हम कुछ दवाइयों का सहारा भी लेते हैं। जैसे इसमें मुख्य तौर पर ओसीपी में जो गर्भ निरोधक दवाइयां होती हैं, उनको हम कई महीनों तक मरीज को खिलाते हैं। एक मेटफॉर्मिन नामक मेडिसिन है जो कि शुगर को कंट्रोल करती है और उसके सेवन करने से वजन भी कम होता है। इसका भी बहुत मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी का सेवन भी लाभदायक है। यदि मरीज को हिर्सुटिज्म है, यानी कि चेहरे पर बाल हैं या एक्नी है या उसको बाल गिरते हैं, उसका भी इलाज दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, क्या इस रोग की महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। संभावना कम होती है, लेकिन हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, चांसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे महिला यदि अपना वजन अच्छा सा कम कर लेती है तो उसकी मासिक धर्म भी लौट आता है वापस, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है। यदि फिर भी मरीज को फायदा नहीं होता तो ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं, जिनसे उसमें अंडा पैदा करने वाली गोलियां दी जाती हैं, जिससे उसको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। जी जैसे आपने बताया, यह रोग लंबे समय तक रहने वाला है। क्या लंबे समय के बाद कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इन मरीजों को अधिकतर डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह होता है, सीरम लिपिड्स भी ज्यादा होते हैं। तो यदि हम इनको अच्छे ढंग से यदि हम इनको कंट्रोल करें तो उसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से मरीज बच सकता है। एक बात मैं और कहूँगा आपको कि यदि किसी महिला को काफी लंबे समय, कई सालों तक यदि उसको माहवारी नहीं आ रही है, तो उसकी बच्चेदानी की अंदर की परत का हम पीस लेकर के उसकी जांच करते हैं। ये जांच करते हैं कि क्या उसमें कोई कैंसर की शुरुआत तो नहीं हो गई है। ये उसको 1 साल में, 2 साल में ये चीज जांच करवाते रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश दूंगा कि यदि किसी महिला को पीसीओएस हो गया है तो डोंट वरी अबाउट इट, ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जांच करवाते रहें, अपना इलाज करते रहें और मुस्कुराते रहें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।